हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो इससे पहले आप जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मैंने पढ़ाया है वो अगर आपने नहीं समझा है, वो वीडियो नहीं देखे है, तो आप वो भी वाली वीडियो जो है वो पहले देख लें तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो देखिए, मार्क्स जो है वो मैंने कहा है कि अबोव मेंशन कंसेप्ट यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो मार्क्स जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के कंसेप्ट को यूज करता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कंसेप्ट्स में। ठीक है, पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो कंसेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो उसी को यूज करता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है कि किस तरीके से जो सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से जो है वो चेंज हुई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो चेंजेस आई हैं सोसाइटीज़ में वो किस तरीके से आई हैं। ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि मार्क्स यूजेस द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री of how societies have changed from one phase to another over time, and he also predicts, ये important है, he also predicts how they will change in future। यानी क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के कंसेप्ट के थ्रू जब कार्ल मार्क्स ये एक्सप्लेन करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी कैसे एक सोसाइटी से दूसरी टाइप की सोसाइटी कैसे बनी, किस तरीके से चेंज हुई, और अभी प्रेजेंटली जो सोसाइटी है वो फ्यूचर में कैसी होगी, चेंज होके क्या बनेगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। इस पूरे थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स को जो एक्सप्लेन करती है चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सोसाइटी, उसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि ऑल सोसाइटीज पास थ्रू यूनिलीनियर एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस स्टेज बाय स्टेज। जितनी भी सोसाइटीज हैं, ठीक है, वो यूनिलीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में वो इवॉल्व हो रही हैं जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, और वो स्टेज बाय स्टेज जो है वो एक सोसाइटी से दूसरे स्टेज में मूव होती है, दूसरे से तीसरे में। कैसे यूनिलीनियर इन द सेंस कि सबसे पहले मान लो प्रीमिटिव सोसाइटी थी जो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं थी, डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ बहुत कम था, पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो इससे नेक्स्ट स्टेज पे फिर आया क्या, इससे नेक्स्ट स्टेज पे मान लो जो स्लेवरी वाली सोसाइटी है जिसमें मास्टर और स्लेव दो क्लासेस आ गई थी। ठीक है, उससे नेक्स्ट पे फ्यूडलिज्म आया, उससे नेक्स्ट स्टेज तक क्या था, कैपिटलिज्म आया। तो ये कार्ल मार्क्स का टाइम था जब कैपिटलिज्म वाली सोसाइटीज में कैपिटलिज्म डेवलप हो चुका था, और आगे उसने प्रिडिक्ट किया कि आगे जाके क्या आएगा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, ये उसकी प्रिडिक्शन थी कि फ्यूचर में सोसाइटीज जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं तो अल्टीमेट जो सोसाइटीज की जो एवोल्यूशन की जो पीक होगी, जहाँ पे सेचुरेशन होगा, जो फाइनल होगा, वो कम्युनिज्म होगा। ठीक है, तो ये देखिए यूनिलीनियर है, इन यूनिलीनियर इन द सेंस के कैपिटलिज्म के बाद फ्यूडलिज्म नहीं आएगा। ठीक है, यूनिलीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगी, प्रीमिटिव के बाद स्लेवरी, स्लेवरी के बाद फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर कम्युनिज्म। ऐसा नहीं होगा कि किसी सोसाइटी में स्लेवरी के बाद अचानक से फिर से प्रीमिटिव में चली जाए या कैपिटलिज्म से फिर में फ्यूडलिज्म में चला जाए। ठीक है, हालांकि ये भी कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट था इसमें भी गलती थी, इसमें भी मिस्टेक थी। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशिया में कम्युनिज्म आया, लेकिन कम्युनिज्म के बाद फिर से क्या वहाँ पर कैपिटलिज्म आ गया, तो ये यूनिलिनियर चेंज भी नहीं रही। ठीक है, तो वहाँ पे भी कम्युनिज्म फेल हुआ। हालांकि ये क्रिटिसिज्म में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, और द जो इस थ्योरी के हिसाब से यूनिलिनियर एक ही डायरेक्शन में चेंज होगी, सोसाइटी इवॉल्व होंगी। चेंज भी कैसे कि इवॉल्व, एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ना, उसमें आपने ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एवोल्यूशन में क्या होता है कि जो वीकनेस होती हैं, ठीक है, जो एवोल्यूशन और सिंपल चेंज में क्या फ़र्क है, एवोल्यूशन में जो आपकी वीकनेस थी, जो आपकी कमियां थी, ठीक है, वो सब क्या हो जाती हैं, वो दूर करके जो सोसाइटी न्यू बनेगी ना उसमें ये कमियों पे, ये वीकनेस उसकी ख़त्म हो जाएंगी और वो
इन पे मतलब जो भी कमियां थी उस पे चेंज आके उससे बेहतर बनेगी सोसाइटी। तो एवोल्यूशन का कंसेप्ट ही यही है कि एक सोसाइटी जब नेक्स्ट स्टेज पे मूव करती है तो वो पहले वाली सोसाइटी से बेहतर होती है। पहले वाली सोसाइटीज़ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी उसमें लिमिटेशंस वगैरह थी, वो सब नेक्स्ट वाली उसमें नहीं होंगी। ठीक है, तो यही है एवोल्यूशन। जिस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व करता है, जो उसमें पहले पहले ह्यूमन जो है वो, जैसे हमने देखा कि वो चार टांगों पे चलता था, फिर आस्ता आस्ता वो दो पे आए, है ना, किस तरीके से इवॉल्व हुए, फिर बहुत सारे और हमारे जो हैंड्स बने, किस तरीके से हमारे जो हेड की जो है वो शेप चेंज हुई, किस तरीके से माइंड की कैपेसिटी चेंज हुई। तो ओवर द पीरियड एवोल्यूशन होता रहा, तो मतलब बेहतर। तो ये तभी ये वर्ड प्रोग्रेस लिखा हुआ है, प्रोग्रेस स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि एवोल्यूशन में इट्स सेल्फ जो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेस है। ठीक है, कि आप बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा मैंने आपको बताया। ही सेज दैट एवरी सोसाइटी पासिस थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस। अब वो स्टेजेस क्या क्या हैं, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि हर सोसाइटी ये जो नीचे दिए गए स्टेजेस हैं इससे पास करेगी। हर सोसाइटी, दुनिया की कोई भी सोसाइटी ले लो, वो अभी हो सकता है कुछ सोसाइटीज़ अभी दुनिया में इस स्टेज पे होंगी, कुछ इस स्टेज पे होंगी। जैसे अंडमान एंड निकोबार वाली जो, अंडमान निकोबार में बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, वो भी इस स्टेज पे हैं। कुछ जो हैं वो इस स्टेज पे होंगी। ठीक है, कुछ जो हैं फ्यूडलिस्टिक हैं, वो भी इस स्टेज पे हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो कैपिटलिस्टिक हैं, और कुछ जो है वो कम्युनिज्म वाले स्टेज पे पहुंची हुई हैं। तो मतलब हर सोसाइटी जो है वो अलग अलग स्टेज पे हो सकती हैं, लेकिन हर कोई सोसाइटी जो है वो इन्हीं स्टेज से मूव करके वो पास करेगी। ठीक है, वो क्या स्टेजेस हैं? प्रीमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, ये प्रीमिटिव सोसाइटी का नाम उसने क्या रखा? प्रीमिटिव कम्युनिज्म। वो इसको भी कम्युनिज्म कहता है। ठीक है, वो मैं थोड़ा आपको अभी बताऊंगा भी आगे भी इसके बारे में। फिर स्लेवरी आएगी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म एंड फिर कम्युनिज्म। तो कार्ल मार्क्स की ये जो इस प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम क्लासलेस टू क्लासलेस, फ्रॉम क्लासलेस सोसाइटी टू क्लासलेस सोसाइटी, ये एक पूरा स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? प्रीमिटिव कम्युनिज्म, यहाँ पे पॉपुलेशन, ये आप थोड़ा ध्यान में रख लें, पॉपुलेशन बहुत कम थी, डिवीजन ऑफ लेबर, ये चीज़ें हर जगह मेंशन कर देनी है। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल इन द सेंस कि इनइक्वलिटी यहाँ पे नहीं थी, इक्वलिटी थी। ठीक है, यहाँ पे प्रोमिस्क्यूटी थी। प्रोमिस्क्यूटी मतलब फैमिली का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, नो फैमिली, यहाँ पे फैमिली का कंसेप्ट नहीं था, एक हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे क्या था? पॉली एंड्री होता था, कि एक औरत है, उसके मल्टीपल जो हैं जो उसके वो होते थे, मल्टीपल स्पोजीज टाइप होते थे, मल्टीपल उसके पार्टनर्स होते थे। ठीक है, जो बच्चे होते थे उनको सोसाइटी के बच्चे कहा जाता था। ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ पे जो सोसाइटीज़ होती थी वो मैट्रियार्कल होती थी। ये आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको आपको ब्रीफली थोड़ा कंसेप्ट समझाने के लिए, मैट्रियार्कल क्यों होती थी ये भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्लेवरी वाला कंसेप्ट, स्लेवरी पे आया, फिर फ्यूडलिज्म आया। ठीक है, स्लेवरी में दो क्लासेस आ गई, मास्टर एंड स्लेव। तो मैंने जो बात की, फिर फ्यूडलिज्म आया। तो फ्रॉम क्लासलेस टू क्लासलेस, यहाँ पे क्लासेस नहीं थी, यहाँ पे कोई अपर क्लास लोअर क्लास नहीं थी, यहाँ पे क्या थी? इक्वेलिटी थी। ठीक है, इनइक्वेलिटी नहीं थी बल्कि इक्वेलिटी थी। तो क्लासलेस सोसाइटी थी, लेकिन इसमें दो क्लासेस आ गई। फ्यूडलिज्म में दो क्लासेस आ गई, एक तरफ लॉर्ड्स आ गए, एक तरफ सर्फ्स आ गए। कैपिटलिज्म में क्लासेस आ गई, एक तरफ कैपिटलिस्ट आ गए और एक तरफ लेबर आ गए, प्रोलिटेरिएट एंड बोर्जियास। ठीक है, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इनको अलग अलग, ये सिर्फ स्टेज ही है, आप कम्युनिज्म ही मान लो। तो कम्युनिज्म में फिर से क्या हो जाएगी? क्लासलेस, कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, फिर से क्लासलेस हो जाएगी। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, क्लासलेस से स्टार्ट हो रही है और क्लासलेस पे जाके एंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का ये जो पूरी थ्योरी है, इसकी तीन अजम्पशंस हैं। मतलब कार्ल मार्क्स जब ये थ्योरी दे रहा है तो वो माइंड में तीन चीज़ों को अज्यूम करके चल रहा है कि ये चीज़ें तो करेक्ट ही हैं। वो क्या चीज़ें हैं? कि सोसाइटी एक इंटर रिलेटेड होल है, एंड जो इसके एलिमेंट्स हैं
उनको हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि हमें सबको इकट्ठा स्टडी करना पड़ेगा। क्या है, ये एक पूरी सोसाइटी है, ठीक है, मान लो ये स्लेवरी वाली सोसाइटी है, एंशियंट सोसाइटी। तो जब हम इस सोसाइटी को स्टडी करेंगे, कि हम बोलेंगे कि ये सोसाइटी आगे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में चेंज हो गई, तो हम जब ये सोसाइटी की टर्म यूज करते हैं, तो हम इस सोसाइटी में अलग अलग एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें इकोनॉमी का भी कुछ इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इसमें रिलीजियस भी एक इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी होंगे। तो हम अलग अलग ये नहीं स्टडी करेंगे कि रिलीजन में क्या चेंज आई, पॉलिटिक्स में क्या चेंज आई, इकोनॉमी में क्या चेंज आई, ये सब वो नहीं, वो कहता है कि ये पूरी जो सोसाइटी है वो इन सब से, ये दूसरे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इन सब से मिल के ही बनी हुई है। और ये पूरी सोसाइटी जो है इन्हीं दो क्लासेस के इर्द गिर्द, जो मास्टर एंड स्लेव की क्लासेस है उसके इर्द गिर्द पूरी सोसाइटी का डिज़ाइन बना होगा। तो इसलिए हम अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पूरी सोसाइटी को एज ए होल स्टडी करेंगे। जब वो बोलता है कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में चेंज होती है, तो उसका मतलब है कि ये सब कुछ जो है न्यू फॉर्म में ये सब कुछ भी इवॉल्व होगा, इसको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। चेंजेबल नेचर, दूसरा उसकी एजम्पशन ये है कि जो सोसाइटी है वो चेंजेबल है। अब बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि सोसाइटी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होती है, ठीक है, मतलब इतना पूरा प्रोसेस, पूरी ये जो रेवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स कहता था कि सडन चेंज, जो क्वालिटेटिव चेंज के बारे में मैंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में बात की कि क्वालिटेटिव चेंज हो रही है, तो बाकी जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज की बात करते हैं, वो क्वालिटेटिव चेंज की बात नहीं करते, वो रेवोल्यूशन वगैरह की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें चेंज तो आती ही है, लेकिन वो क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। और सोसाइटी में जैसे हमने अगस्ट कोम्ट का भी पढ़ा था, अब मैंने शायद बताया था, अगस्ट कॉम्ट ने भी बोला था, उसने दो लॉ दिए थे, कि एक स्टैटिक लॉ, स्टैटिक, और एक कंटिन्यूटी, ठीक है, कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें स्टैटिक भी रहती हैं, कुछ ओवर द पीरियड ऑफ सोसाइटी स्टैटिक भी रहती है, और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आती रहती हैं। तो इसी तरह से पार्सन्स है, टेलकट पार्सन्स, वो जो है वो बहुत कंजर्वेटिव थिंकर था। तो जितने भी ये फंक्शनलिस्ट होते हैं, जैसे दुर्खाइम भी हो गया, फंक्शनलिस्ट जो होते हैं ये कंजर्वेटिव हैं, ये सोसाइटी की जो चेंजेस वगैरह हैं उनको उतना ज़्यादा एक्सेप्ट, चेंजेबल नेचर को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है, क्योंकि एकदम रेवोल्यूशनरी चेंज की बात करता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की चेंज, क्वालिटेटिव चेंज की बात करता है, तो इसलिए ये अजम्पशन लेता है कि चेंजेबल नेचर ऑफ सोसाइटी है। तीसरी एजम्पशन ये है कि ह्यूमन के नेचर को, ये बोलता है कि ह्यूमन बाय नेचर जो है वो रेवोल्यूशनरी है, उसमें रेवोल्यूशन लाने का पोटेंशियल है ह्यूमन के नेचर में, ठीक है। तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, फिलासफर, वो तो ये कहते हैं कि ह्यूमन बाय नेचर सबमिसिव है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकता, ह्यूमन रूल बाउंड है। जैसे इमाइल दुर्खाइम की बात ले लो, तो इमाइल दुर्खाइम तो सिंपल कहता था, ह्यूमन जो है क्या है, जो सोशल एजेंट्स हैं, जो एक्टर हैं, सोशल एक्टर्स, दे आर रूल बाउंड। वो सिंपल जो सोसाइटी में रूल्स हैं, जो सोसाइटी में सोशल फैक्ट्स हैं, वो उनसे बंधे हुए हैं, सोशल फैक्ट्स उनके ऊपर कंस्ट्रेंट डालते हैं, वो लोग वही रूल्स फॉलो करते हैं, वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि ह्यूमन का नेचर जो है वो पोटेंशियली रेवोल्यूशनरी है, उसमें पोटेंशियल है रेवोल्यूशन लाने का, ठीक है। अब ये इसी में है कि सोशल चेंज फिर होती कैसे है, किस तरीके से चेंजेस आती हैं, उसके उसके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी का पार्ट ही है। तो पहला क्या है, ये कहता है कि जो सोशल रिलेशंस हैं वो इंडिविजुअल्स से जो है ओवर एंड अबोव इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। जो रिलेशंस है ना, जो जैसे फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, जैसे जैसे क्लास रिलेशंस आ गई, जो जिसकी कार्ल मार्क्स ज़्यादा बात करता है, मतलब कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच ये जो रिलेशंस हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है ये ओवर एंड अबोव द इंडिविजुअल्स हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कार्ल मार्क्स कहता है कि मैन इन ऑर्डर टू थिंक, इंसान को सोचने के लिए पहले खाना पड़ेगा, ही हैज़ टू ईट, खाएंगे पेट भरा होगा तभी सोचने का, मतलब तो तभी ये एक्चुअली जो आइडियलिस्ट थे, जैसे अपना हैगल था,
तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट यूज करता है। ठीक है, तो मैन को सोचने के लिए तो पहले खाना पड़ेगा, क्योंकि हेगल तो बोलता था सोच, पहले सोच आती है, पहले आइडिया आता है, फिर चेंज आती है। तो कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, पहले जो है सोसाइटी में, ये मैंने पढ़ाया है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो मैन इन ऑर्डर टू थिंक हैज़ टू ईट, एंड इन ऑर्डर टू ईट, और खाने के लिए ही इंटर्स इनटू सोशल रिलेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल। ये ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी मर्जी मर्जी से सोशल रिलेशंस में एंटर नहीं होते, बल्कि उनको होना पड़ता है। तो सोशल रिलेशन जो है ओवर एंड अबोव इंडिविजुअल्स हैं। ये आप मेरी अगर सोशल फैक्ट वाली वीडियो देखिए, तो आप सोशल रिलेशंस को सोशल फैक्ट्स की तरह कंसीडर कर सकते हो। कार्ल मार्क्स इनको मतलब सोशल फैक्ट्स वाला दर्जा दे रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इंसान को अगर एग्जिस्ट करना है, इंसान को अगर जिंदा रहना है, तो उसको खाना पड़ेगा, और खाने के लिए उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब चीज़ें जो हैं उगानी पड़ेंगी, चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोड्यूस करने के लिए उसको सोशल रिलेशंस में एंटर करना पड़ेगा। यानी प्रोड्यूस करने के लिए या तो आप वर्कर बनोगे, या कैपिटलिस्ट बनोगे, या सर्फ बनोगे, ठीक है, या लॉर्ड हो, लैंड लॉर्ड बनोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आप जो है, जैसे हम हैं, हम कोई गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, ठीक है, तो हम मिडिल क्लास के बंदे आ गए। तो हम किसी न किसी क्लास में अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी की वजह से प्रोडक्शन के लिए हम जो है वो इंटर हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल सोसाइटी। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उस सब में जो प्रोडक्शन है ये बेसिक नेसेसिटी है। जब तक सोसाइटी प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ही उसमें इंडिविजुअल जिंदा नहीं रह पाएंगे। एंड इट कंपेल इंडिविजुअल्स टू इंटर इनटू सर्टेन सोशल रिलेशंस। ठीक है, और इंडिविजुअल्स को ये जो नीड है इंसान की, ये जो ज़रूरत है प्रोडक्शन की, ये इंसान की ज़रूरत जो है, ये इंसान के लिए मुसीबत है। ये इंसान को कंपेल करती है कि उसको मजबूरन जो है किसी न किसी सोशल रिलेशंस में, किसी न किसी क्लास में उसको इंटर करना पड़ता है। ठीक है, अब ये था उसकी पहला उसका कि हो सोसाइटी चेंज चेंज किस तरीके से होती है। तो उसमें पहला कंसेप्ट था ये वाला कि सोशल रिलेशंस में इंसान पहले इंटर करता है, सबसे पहला स्टेप ये आ गया। फिर आगे आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। ये भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी के ये पार्ट ही हैं। ठीक है, जब भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो ये सब तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपने ये सब जो है पॉइंट्स वाइज आप वहाँ पे लिख सकते हो। मेंशन सभी चीज़ें करनी है, बट इतनी डिटेल में नहीं। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए इतनी डिटेल में कर रहा हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा पेचीदा है, मतलब समझने में थोड़ा कुछ लोगों को डायरेक्टली समझ नहीं आता, तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि हर सोसाइटी जो है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किस तरीके से मान लें, जैसे हमारी अगर बिल्डिंग है कोई, ठीक है, कोई घर है, तो हम देखते हैं कि एक तो ये घर बना हुआ है ज़मीन से ऊपर, ठीक है, और एक ज़मीन के नीचे यहाँ पे हमने इसमें जो फाउंडेशन होती है, ठीक है, फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशन है ना, जिस पूरा ये घर टिका हुआ है, अगर फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी पूरी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को आप फाउंडेशन की तरह मान लें, और ये जो ऊपर घर है, तो इसको तो इंजीनियरिंग में भी सुपर स्ट्रक्चर ही कहते हैं। तो ये आ गया हमारा सुपर स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी ले लो, तो उसमें एक इसमें बेस पे, इसके बेस पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और एक सुपर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उस सोसाइटी में एक कोई चीज़ होगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी सब जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उसी चीज़ पे, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, जिस तरह पूरा घर जो है फाउंडेशन पे डिपेंडेंट है, जिस तरीके की फाउंडेशन होगी उसी तरीके का ऊपर घर भी होगा। ठीक है, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो घर भी स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन वीक है तो घर भी वीक होगा। ठीक है, फाउंडेशन अगर गीली मिट्टी में है तो घर भी क्या हो जाएगा, उसकी सेटलमेंट वगैरह हो जाएगी। ठीक है, तो फाउंडेशन डिटरमाइन करती है कि घर का नेचर कैसा होगा। इसी तरीके से उस सोसाइटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन करता है कि उसका सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये कार्ल मार्क्स पहली बात करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी की नेचर है। यानी हर सोसाइटी में एक इकोनॉमिक सिस्टम है।
ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है हर सोसाइटी का, ये इसका बेस है, ये इसकी फाउंडेशन है, जिसको कार्ल मार्क्स कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और बाकी जितने भी सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं, चाहे रिलीजन ले लो, लॉ ले लो, मीडिया ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, आइडियालॉजी ले लो, एजुकेशन ले लो, फिलॉसफी ले लो, साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है, ये सब सुपरफिशियल हैं, ये सब की अपनी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक है, इनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी एग्जिस्टेंस डिटरमाइन करती है उस इनका इकोनॉमिक नेचर। तो जैसे जिस सोसाइटी का जिस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होगा, उसी के बेस पे उस तरीके का वहाँ पे रिलीजन, लॉज, मीडिया, ये सब बनेगा। वो मैं अभी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ये मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में दो चीजें होती हैं। तो एक तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, यानी मीन्स, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, यानी क्या, किस चीज़ों से, किस जरिए से हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। लेबर हो गया, लैंड हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है, टूल्स वगैरह, मशीन्स वगैरह, ये सब हो गई फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे कैपिटल, लेबर मैंने यहाँ पे, और दूसरा इस इकोनॉमिक सिस्टम में रिलेशंस होते हैं, जो हमने ऊपर बात की, सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, जैसे कैपिटलिज्म में वर्कर और कैपिटलिस्ट, मतलब यहाँ पे दूसरा क्लास सिस्टम होता है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को आप क्लास सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्लासेस भी। या फिर एक फ्यूडलिज्म में क्या था, यहाँ पे सर्फ थे, और यहाँ पे कैपिटलिस्ट की जगह क्या थे, यहाँ पे लॉर्ड्स थे, ठीक है। तो इस ये अब मैंने आपको एक पूरा इस डायग्राम को समझाया, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम भी बना देना, ठीक है। अब मैं ये चीज़ों को आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा। तो सबसे ज़रूरी है कि जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए कार्ल मार्क्स कहता है, पहले हाँ, ये मैं एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखी, वो बाद में आता हूँ मैं। व्हेन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज, जब किसी सोसाइटी में ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये सारा सिस्टम हर सोसाइटी में होता है। तो जब किसी सोसाइटी में ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती हैं, यानी ये हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमारे टूल्स चेंज होते हैं, हमारी मशीन्स चेंज होती हैं, ठीक है, दे चेंज द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले चेंज यहाँ पे आती है, और जब ये चेंजेस हो जाएंगी तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे चेंज आती है, रिलेशंस में चेंज आ जाती है, क्लास सिस्टम में चेंज हो जाती है। एंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, सुपर स्ट्रक्चर आल्सो चेंजेस। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, फिर ये सारा सिस्टम जो है, जब ये रिलेशंस चेंज हो जाएंगी तो ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो सारा सिस्टम है ना, जो सुपर स्ट्रक्चर, ये सारे का सारा सिस्टम सपोर्ट करता है, क्योंकि ये बनता ही इसीलिए है कि ये क्या करे, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को, जो क्लास सिस्टम है उनको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है, उनके कन्फ्लिक्ट में नहीं होता, बल्कि उनको सपोर्ट करता है और इंश्योर करता है कि ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बने रहें। तो इसकी भी मैं अभी आपको, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी हम थोड़ा, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है, ये पॉइंट के बाद एग्जाम्पल के साथ मैं चीज़ क्लियर कर दूंगा। 10 कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि 10 मार्क्स इज एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। तो कार्ल मार्क्स को हम कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है वो, ठीक है। कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, मतलब वो हर चीज को क्या कहता है, इकोनॉमी के नजरिए से, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से वो देखता है। वो मतलब वो कुछ भी होगा ना, वो फैमिली को भी अगर देखेगा, फैमिली पे भी कार्ल मार्क्सिस्ट हो गए कितने भी, वो अगर फैमिली को भी स्टडी करेंगे तो वो इसके भी इकोनॉमिक नेचर को स्टडी करेंगे। अगर मान लो कि हम कहें कि न्यूक्लियर फैमिली थी पहले, जो जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर होगी, क्यों हुई, तो दुर्खाइम की बात करो वो अलग रीज़न देगा, फंक्शनलिस्ट की बात करो वो अलग रीज़न देंगे, बहुत सारे कुछ सोशोलॉजिस्ट कहेंगे कि जी ये इसलिए न्यूक्लियर बन गई क्योंकि क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया जी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं जॉब की सर्च में, ये सब कुछ है। या उनके घरों में कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए,
ठीक है, वो लोग शहरों में आ गए, तो इसलिए न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, ये कल्चर में चेंज आई। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलेगा नहीं, वो इस सब का रीज़न जो है वो इकोनॉमी में ढूंढेगा कि नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चेंज हुआ। पहले फ्यूडलिस्टिक थे इसलिए जॉइंट फैमिली थे, आजकल कैपिटलिज्म आ गया, इसके लिए न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, तो वो इस तरीके से ढूंढेगा। मतलब इस तो कार्ल मार्क्स क्या इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है, दैट इज़ वो कहता है कि इकोनॉमिक कंडीशन या मटेरियल कंडीशन किसी सोसाइटी की जो है दैट वो डिटरमाइन करती हैं सुपर स्ट्रक्चर को, पूरी सोसाइटी को डिटरमाइन करती हैं। दैट इज फर्दर के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, वो डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ सुपर स्ट्रक्चर को। ये चीज़ वही है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। अब मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है। पहली एग्जाम्पल, पहले हम इस पॉइंट के एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुई, फिर किस तरीके से रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो पहली बात है कि मान लो कि हमारे पास फ्यूडलिज्म है, तो फ्यूडलिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, कैपिटलिज्म। तो कैसे आएगा, फ्यूडलिज्म में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, लैंड था, एनिमल्स होते थे जिनके जरिए वो हल चलाते थे, लेबर होते थे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अब रिलेशंस क्या यहाँ पे डेवलप हुए कि जो लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं वो लैंड लॉर्ड्स हो गए, जिनके पास एनिमल्स वगैरह हैं और लेबर है वो अपने आगे सर्फ्स या टेनेंट्स, ठीक है। बैल वैल इनके भी होते थे कई जगह पे, और ज़मीन इसके पास होती थी, ठीक है। तो इस ये इन यहाँ पे रिलेशंस बने, तो पहले ये चीज़ें चेंज हुई, स्लेवरी सिस्टम के बाद ये चीज़ें थी, और फिर ये रिलेशंस बने, ठीक है। अब कैपिटलिज्म में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, अब आस्ता आस्ता इस फ्यूडलिज्म में क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारे पास न्यू मशीन्स आ गई, इंजन्स आ गए, ठीक है। हमारे पास जितनी भी आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसमें आपने पढ़ा होगा क्या क्या हमारे पास आ गए, इंजन्स आ गए, न्यू मशीन्स आई, ठीक है। जो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आने लगा, ऐसी ऐसी मशीनें आने लगी, ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन हमारी बढ़ने लगी, ठीक है। न्यू न्यू मशीन्स जो कॉटन को जल्दी हम कर सकते थे, तैयार कर सकते थे, उसके ज़रिए कपड़े जल्दी तैयार कर सकते थे, तो ऐसी मशीनें आने लगी, मतलब फैक्ट्री सिस्टम आने लग गया। तो कैपिटलिज्म में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, और इसमें बाकी तो हैं, लेकिन सब एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, कैपिटल का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल आ गया, पैसे का, इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पे रिलेशंस क्या बन के, जिन लोगों के पास पैसा था वो कैपिटलिस्ट हुए, वो सबसे ज़्यादा जो है वो टॉप पे आ गए, और बाकी जो हैं वो वर्कर्स जो वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटलिस्ट जो हैं ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ये आगे क्यों, क्योंकि पहले फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई, और उनकी वजह से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ गई, ठीक है। अब मैं आपको ये भी हम जो है डिटेल में ये जो चीज़ें हैं ना कि अब फ्यूडलिज्म से कैसे चेंज आई, ये हम एक जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी, मोड ऑफ प्रोडक्शंस, ये कार्ल मार्क्स की एक पूरी थ्योरी है, उसमें हम ये सारे मोड को पढ़ेंगे, 5 के 5, मतलब 5 के 5 जो स्टेजेस हैं, ठीक है। उन सारे स्टेजेस को हमने पढ़ना है, प्रीमिटिव कम्युनिज्म को डिटेल में पढ़ना है, स्लेवरी सिस्टम को, फ्यूडलिज्म को, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को, तो वो हम वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी ये क्रक्स बता रहा हूँ। अब आ गई मेरी मेन एग्जांपल कि किस तरीके से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर वो किस तरीके से सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। 10-12 एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रिलीजन को ले लो, रिलीजन कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि रिलीजन इकोनॉमिक नहीं है तो वो कहाँ पे होगा, सुपर स्ट्रक्चर में होगा। अब कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि रिलीजन किसी किसी भी सोसाइटी में जो रिलीजन होगा वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यानी रिलीजन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस वो वहाँ पे जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, जो क्लासेस हैं, क्लास सिस्टम्स, उनको वो सपोर्ट करेगा, उनके खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया कि कैपिटलिज्म ही ले लो, तो कैपिटलिज्म में क्या रिलेशन है, कैपिटलिस्ट हैं और वर्कर हैं, कैपिटलिस्ट वर्कर को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अब रिलीजन कैसा बना हुआ है सोसाइटी में, वो इसको सपोर्ट करेगा। तो रिलीजन क्या बोलेगा, वो हमेशा ये बोलेगा कि कैपिटलिज्म जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वर्कर्स को रेवोल्यूशन जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स को अगर कैपिटलिस्ट कम पे दे रहे हैं तो वो चलती है, मतलब रिलीजन इस तरीके से डिसाइड होगा। तो कैसे, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासिस, ये जो मासिस हैं, ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ओपियम का काम करता है रिलीजन। ओपियम इन द सेंस जिस तरीके से ओपियम पी के बंदा जो है
क्या करता है, अपने गम भूल जाता है, अपने दुख भूल जाता है ना। उसी तरीके से जो वर्कर्स हैं, जब वो रिलीजियस होते हैं, जितने ज़्यादा रिलीजियस होंगे उतने ही ज़्यादा वो जो एक्सप्लॉइटेशन उनकी हो रही है, उनके साथ जो ऑपरेशन हो रही है, उनके जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो उन सब को क्या करेगा, रिलीजन उनको भुला देगा। ठीक है, क्यों? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी रिलीजन आपको रेवोल्यूशन की बात नहीं करेगा, कोई भी रिलीजन आपको वायलेंस की बात, क्योंकि रेवोल्यूशन जब भी करोगे तो आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, कैपिटलिस्ट को मारना पड़ेगा या उन पे कैप्चर करना पड़ेगा, तो वार करनी पड़ेगी, जंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख लो कोई भी रेवोल्यूशन पीसफुल तो होता नहीं। तो कोई भी रिलीजन आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप उठाओ। रिलीजन क्या कहता है आपको, ठीक है आपको कम वेजेस मिल रही हैं, कैपिटलिस्ट आपको लूट रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको हेयर आफ्टर में आपको हेवन मिलेगी। ठीक है, इन लोगों को हेल मिलेगी। तो हेयर आफ्टर पे अदर वर्ल्डली रिलीजन क्या होता है, अदर वर्ल्डली है, वो अगली दुनिया की बात करता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि ये इस सबको जो आपकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वो अच्छी हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटलिस्ट के लिए रिलीजन क्या है, कैपिटलिस्ट के लिए जैसे प्रोटेस्टेंट, आपने बुक पढ़ी होगी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर की, कि प्रोटेस्टेंट्स के जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन के जितने भी एथिक्स थे वो कैपिटलिज्म के साथ मैच करते थे, तभी बुक का नाम भी रखा प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की स्पिरिट को प्रोटेस्टेंट के एथिक्स बिल्कुल जो है वो सूटेबल थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, दूसरी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको फैमिली की, जो मैंने ऊपर भी बात की। ठीक है, कि न्यूक्लियर, अब देखो जब कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिज्म में क्या है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है, फैक्ट्रीज जहाँ पे बन रही हैं वहाँ उसके इर्द गिर्द अर्बन एरियाज बनने लगे। ठीक है, अब जो कैपिटलिज्म की एक नीड क्या है, कैपिटलिज्म को लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए कैपिटलिज्म को। ठीक है, और ये वर्कर मोबाइल होने चाहिए, मोबाइल इन द सेंस कि ये फ्री होने चाहिए, फैमिली रिलेशन से बंधे हुए नहीं होने चाहिए, बार बार लीव मांगे, जी घर जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में खेती बाड़ी करनी है, माँ बाप को देखना है, ये सब इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होनी चाहिए, वर्कर फ्री होनी चाहिए, मोबाइल होने चाहिए जो ओवर द मतलब फ्रीली फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम वहाँ पे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स वो वहाँ पे लगाएं, काम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मन वहाँ पे लगाएं। तो इसलिए क्या है कि कैपिटलिज्म जो है वो जायंट फैमिली को सपोर्ट, जायंट फैमिली जो है वो सूटेबल नहीं थी कैपिटलिज्म के लिए, जॉइंट फैमिली जो है वो कैपिटलिज्म के लिए सूटेबल नहीं थी। ठीक है, तो अब जब अर्बन एरिया आ गए तो वर्कर्स मोबाइल होने चाहिए, तो इसीलिए जो है अर्बन एरिया में आके ही लेबर जो है वो वापस गांव जाना या वहाँ से आके सेटल होना तो पॉसिबल नहीं था, फैक्ट्रीज में बार बार आना जाना, तो वो वहीं पे सेटल होने लगे और वहाँ पे जो फैमिलीज बनने लगी वो न्यूक्लियर के, वो वहाँ पे एक शादी कर लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा से कम कम लोग रखेंगे और वहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस ऐसी बन रही थी, शहरों में रहना इतना महंगा भी पड़ रहा था कि आप क्या कर रहे हो, आप ज़्यादा वहाँ पे फैमिली माँ बाप पर मतलब ज़्यादा जॉइंट फैमिली आप वहाँ पे रख ही नहीं सकते, तो वहाँ पे फैमिलीज कौन सी बनेगी, न्यूक्लियर फैमिलीज। और फिर साथ ही साथ कैपिटलिज्म में मोनोगामी का भी कंसेप्ट आने लगा, पहले पॉलीगामी होती थी, पहले इतनी शादियाँ, जैसे इस्लाम में तो 4 4 शादियाँ लोग रियल में भी पहले करते थे, आजकल तो मुस्लिम भी 0.1% ही करते होंगे, मतलब 4 शादियां भी बहुत कम करते हैं, 1 2% भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी क्यों, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या कंसेप्ट था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आपकी, वो कम से कम डिस्ट्रीब्यूट हो, वो आपके पास एक्यूमुलेटेड रहे, वो आपके पास जमा होती रहे। तो आप अगर ज़्यादा शादियां करोगे तो ज़्यादा बीवियों को आपको उनको अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, उनके बच्चों को अलग अलग, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे होंगे तो अलग अलग आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसलिए मोनोगामी का कंसेप्ट आया कि क्या हो, प्रॉपर्टी कम से कम लोगों में जाए, प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम उसका बंटवारा हो, वेल्थ की एक्युमुलेशन जो है वो आपकी अपने पास रहे। ठीक है, तो मोनोगामी का कंसेप्ट भी इसी के साथ साथ आया। तो देखो किस तरीके से, ये कोई मूवमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स इकोनॉमी से जोड़ रहा है हर चीज़ को। वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कार्ल मार्क्स इसको भी इकोनॉमी से जोड़ेगा, कैसे, वीमेन एम्पावरमेंट ये भी कहाँ पे, फैमिली भी कहाँ सा, सुपर स्ट्रक्चर में, वीमेन सोसाइटी का हिस्सा है, एम्पावरमेंट इनकी मूवमेंट वगैरह ये भी कहाँ पे, सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो इनको भी बेसिक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ेगा, दैट इज इकोनॉमी से जोड़ेगा। कैसे कि जब कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिज्म को
कोई फर्क नहीं पड़ता था। फ्यूडलिज्म में था कि चलो स्लेवरी वगैरह में इन पुरानी सोसाइटीज में होता था कि क्या था कि वीमेन की मतलब उनको बोला जाता था कि आप घर का काम करो, उनसे काम वाम नहीं करवाया जाता था। लेकिन जब कैपिटलिज्म डेवलप हो गया, ये डेवलप्ड कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, वीमेन एम्पावरमेंट की बात जो है ना, ये अभी रिसेंट है, इन हिस्टोरिकल पीरियड में ये रिसेंट हो रही है। कैपिटलिज्म भी आने के शुरू शुरू में नहीं, बाद की बात है, जब कैपिटलिज्म थोड़ा मैच्योर होने लगा। तो उसमें क्या है कि वीमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट आया। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिस्ट की नीड थी, कैपिटलिज्म की नीड थी कि इनको फर्क पड़ता था सिर्फ लेबर से, इनको चाहिए लेबर। ये नहीं चाहते कैपिटलिस्ट के 50% जो वीमेन जो जितनी भी इंडिया में 50% है लेबर इनकी, लेकिन मतलब जितनी भी सोसाइटीज है कि इतना लार्ज परसेंटेज अब जो लेबर है वो घर में ही बैठा रहे, ठीक है, वो काम ना करे फैक्ट्रीज में, ठीक है, और ये हैं भी चीप, ठीक है, चीप लेबर थी इनकी। तो ये तो घर में नहीं, तो इसलिए वीमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट लाया कि इनको भी वर्क करने की इजाज़त दो। असल में वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं कैपिटलिस्ट, कि ये वर्क करेंगे उन्हें चीप लेबर मिलेगा, ठीक है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग का कंसेप्ट आया, तो इससे फिर फर्दर वो जब न्यूक्लियर फैमिली वाली बात भी आप कह सकते हो कि दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फैमिली वाली बात भी आ रही है, वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो वगैरह, ठीक है। एक और कंसेप्ट जो बिल्कुल मतलब इस कंसेप्ट को आपको क्लियर कर देगा, वो है ब्राइड प्राइस का कंसेप्ट और डाउरी का कंसेप्ट। तो ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ, एक सेकंड में ये साफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में ये वाली चीज़ बता देता हूँ। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये काफ़ी है इतना, चलो तो पेन कोई दूसरा ले लेते हैं, अच्छा सा रेड वाला। तो ब्राइड प्राइस देखिए, पहले क्या था, जब फ्यूडलिज्म था ना, फ्यूडलिज्म में कहा जाता है कि शुरू के फ्यूडलिज्म में वहां पे खेती बाड़ी करनी होती थी। तो खेती बाड़ी में क्या है कि कोई ज़्यादा फिजिकल लेबर ज़रूरत नहीं थी, फिजिकल लेबर की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए वहाँ पे वीमेन भी फील्ड में काम करती थी और जो मेन भी फील्ड में काम कर लेते थे, दोनों वीमेन भी काम करती थी, मेन भी, ठीक है। तो मोर और लेस सेक्स के बेस पे उतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं थी। तो वहाँ पे वीमेन जो है, क्योंकि वो एक लेबर है, वो भी फील्ड में काम कर सकती है, वो भी चाहे वो हल नहीं जोतेगी, लेकिन वो ये है कि खाना ला के देगी, ठीक है, पानी ला के देगी वहाँ फील्ड में, जो और थोड़ा और जो फसल काटने में काम कर देगी, अगर उगाने में नहीं, ठीक है, बीज, तो ये कुछ ना कुछ वो वहाँ पे काम चलता रहता था। तो इसलिए वीमेन एसेट होती थी। क्यों? किसी भी फैमिली के लिए वीमेन एसेट होती थी क्योंकि वो लेबर होती थी, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक टर्म में कार्ल मार्क्स पूरा सोच रहा है, ठीक है, या मार्क्सिस्ट सोच रहे हैं, आप बात कर लो, ठीक है। ये एग्जांपल कार्ल मार्क्स ने तो नहीं दी, लेकिन मार्क्सिस्ट देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मतलब मार्क्सिस्ट ऐसे ही देते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वीमेन एक एसेट होती थी। अब जब देखिए शादी हो रही है, जब मैरिज हो रही है, तो मैरिज में क्या हो रहा है, ये वीमेन की फैमिली आ गई, ठीक है, ये हस्बैंड की फैमिली आ गई, ठीक है। तो ये वाली फैमिली जो है औरत को, हस्बैंड के घर जा रही है औरत, तो इस फैमिली को नुकसान हो रहा है, इसका एक एसेट, एक लेबर इसका जो है वो कम हो रहा है और इसको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए क्या है, जो अपना एसेट दे रहा है तो उसके बदले में वही कुछ लेगा। तो हस्बैंड को क्या करना पड़ता था, इन सोसाइटीज में ब्राइड प्राइस देनी पड़ती थी। यानी वो बीवी जब लाता था तो उस फैमिली से एक एसेट लाता था अपने लिए, तो इसलिए बदले में उस फैमिली को नुकसान होता, तो इसलिए बदले में वो उसको पैसे देता था। ब्राइड प्राइस का कंसेप्ट होता था। आज भी आप देख लो तो जो फ्यूडलिस्टिक और थोड़ी मतलब फ्यूडल अभी अभी फ्यूडलिस्टिक जो बनी है, जैसे खासी वासी ट्राइब वाली जो नॉर्थ ईस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं ना, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो इस स्टेज पे हैं अभी, वहाँ पे ब्राइड प्राइस का कंसेप्ट अभी भी है। वहाँ डोरी का कंसेप्ट नहीं, इसका टोटली अपोजिट है। अब डोरी का कंसेप्ट क्यों आया, तो इसी का उल्टा, कि जब कैपिटलिज्म आ गया, देखो ये चीज़ें किस तरीके से सुपरफिशियल, मतलब ब्राइड प्राइस और डोरी ये क्या है, ये पार्ट ऑफ कल्चर है। तो कल्चर कहाँ पे है मेरे भाइयों, कल्चर है सुपर स्ट्रक्चर में,
ठीक है, ये एग्जांपल तो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो सुपर स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर मतलब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डिटरमाइन कर रहा है, तो वो बता रहा हूँ मैं। तो किस तरीके से फ्यूडलिज्म में कल्चर क्या था, फ्यूडलिज्म में ब्राइट प्राइस था। ठीक है, अब क्या होगा जब कैपिटलिज्म आ गया, तो कैपिटलिज्म में क्या आ गया, फैक्ट्री में काम करना पड़ता है बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, और मशीनें भी क्या बड़ी बड़ी, मतलब आपको बोरियां ढोनी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल। आप ये मान लो कि यहाँ पे फिजिकल लेबर जो है, ये भी मैं शुरू शुरू के कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैच्योर जब कैपिटलिज्म आ गया, जब टेक्नोलॉजी आ गई, जब कंप्यूटर आ गए, तो अब तो औरतों का वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट आ गया ना। ये शुरू के जब कंप्यूटर वगैरह इतने नहीं थे, जब मैनुअल वर्क होता था, तो फिजिकल लेबर बहुत चाहिए थी, औरतें वीक थी फिजिकली। ठीक है, तो इसलिए औरतें जो हैं उनको शुरू में उतना ज़्यादा डिमांड उनकी नहीं थी, तो कैपिटलिज्म में औरतें जो है लायबिलिटी बनने लगी। ठीक है, तो औरतों को एक लायबिलिटी समझने लगे लोग। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो उसको पालना पड़ता है, लायबिलिटी इन द सेंस आप फैमिली में उनके लिए कमा के ला रहे हो, वो घर में है, आप फैक्ट्री में आप फिजिकल काम कर रहे हो, उनको आके पाल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आप जो अगर वाइफ और हस्बैंड की फैमिली, मतलब ये हस्बैंड वाली फैमिली थी, ये वाइफ वाली शादी से पहले, अब मैरिज जब हो रही है, तो आप जो हस्बैंड है वो एक लायबिलिटी खरीद के ला रहा है, वो अपने लिए एक मुसीबत ला रहा है, मतलब सॉरी इन द सेंस, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता, बट मतलब इस तरीके से ऐसी थ्योरियां दी गई हैं, मार्क्सिस्ट ऐसे बिलीव कर, बहुत सारे मार्क्सिस्ट ऐसी थ्योरी देते हैं सॉरी। तो एक लायबिलिटी इकोनॉमिक सेंस में से जो आप, मतलब इसको आप कल्चर एथिक्स वगैरह में रिलीजन में मत जाओ, तो एक लायबिलिटी को इन द सेंस वो ये समझ, कैपिटलिज्म में लायबिलिटी समझा जाने लगा। और जब हस्बैंड ला रहा है, एक वाइफ एक शादी करके ला रहा है, तो इकोनॉमिक सेंस में वो एक लायबिलिटी ला रहा है, वो एक एसेट को नहीं ला रहा है। ठीक है, तो वो एक वर्कर को, एक लेबर को नहीं ला रहा है। ठीक है, बल्कि वो एक ऐसे शख्स को ला रहा है जो ईट तो करेगा, लेकिन प्रोडक्शन में उसका, फैक्ट्री सिस्टम फैक्ट्रीज में उनका कोई काम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पे डॉरी का कंसेप्ट था। क्या, कि आप लाइबिलिटी ला रहे हो, तो इनका, इस फैमिली का आप एक लाइबिलिटी कम कर रहे हो, तो इसलिए आप उनको, उनसे बदले में आप क्या करोगे, आप डॉरी लोगे। तो किस तरीके से कल्चर को भी क्या चीज़ डिटरमाइन कर रही है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आपका जो ये इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन कर रहा है। और एग्जांपल लॉज की बात करें, लॉज भी सुपर स्ट्रक्चर में है। तो देखिए लॉज भी ज़्यादातर क्या है, वो भी क्या करेंगे, वो भी कैपिटलिज्म, जो भी सिस्टम है नीचे, यहाँ कैपिटलिज्म है, फ्यूडलिज्म है, जो भी है, उसको सपोर्ट करेंगे। तो मैं कैपिटलिज्म की ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्ल मार्क्स ने ज़्यादा उसी से डील किया। तो कैपिटलिज्म में ही आप देख लो, जितने भी लॉज होंगे ज़्यादातर वो एंटी लेबर्स लॉज होंगे। शुरू शुरू में आप देखो, लेबर्स को वोटिंग राइट नहीं थे, वोटिंग राइट्स ही नहीं होते थे लेबर्स को। इंडिया में भी जब कैपिटलिज्म शुरू में आया तो वोटिंग राइट्स नहीं थे, ट्रेड यूनियन बनाने के इनको राइट्स नहीं थे। ठीक है, अब यूनियंस नहीं बना सकते थे, लॉन्ग लॉन्ग आवर इनको वर्क करना पड़ता था, बहुत देर बाद जाके इनके लिए, बहुत डिमांड के बाद जाके लॉज बने कि इनकी डिग्निटी को देखो, इनकी हेल्थ को देखो, वरना कई कई घंटों तक इनको काम करना पड़ता था, बच्चों तक को नहीं माफ करते थे, उनसे भी काम करवाते थे। इंडिया में देख लो कि अभी भी लेबर रिफॉर्म्स जो हैं, जितने भी कोशिश की जा रही है, इतने लेबर कोड बना हुआ, पूरा लेबर है ना, कोड बनाए हैं अब, लेकिन तब भी वो फेलियर साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म कभी नहीं, जो लॉज हैं, जो लीगल सिस्टम है हमारा, लॉज इन द सेंस जो लीगल सिस्टम है, वो पूरा इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है, कैपिटलिज्म की वजह से ही वो डिज़ाइन हुआ है, तो वो कैपिटलिज्म को ही सपोर्ट करेगा। आप और एक एग्जांपल ले लो, गरीबों के लिए क्या ला काम कर रहा है, आप देख लो कि अगर रिच वर्सेस पुअर की देख लो, कि जितने भी लोग आजकल जेल में हैं, जितने भी लोग कन्विक्ट्स हुए हैं, जितने भी लोग अंडर ट्रायल्स हैं, जितने भी लोग जेलों में हैं, ठीक है, वो उनमें से रिच कितने हैं, ठीक है, और पुअर कितने। लीगल सिस्टम देख लो, वकीलों पे डिपेंड करता है। एक गरीब अगर कोई मर्डर कर रहा है,
तो उसको तो सज़ा होगी। लेकिन एक अमीर अगर कोई मर्डर कर रहा है तो उसके पास तो अच्छे खासे वकील, वो ज़्यादा महंगे वकील ले सकता है और चुटकियों में छूट जाएगा, उसकी बेल जल्दी हो जाएगी। तो किस तरीके से जो हमारा लीगल सिस्टम है वो तो अमीरों को, वो तो रिच पीपल को, वो तो कैपिटलिस्ट को जो है वो क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो कैपिटलिस्ट को ये सपोर्ट कर रहा है, ये तो और उनके वर्कर्स के अगेंस्ट है। यानी कि पूरा को पूरा ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली ये पूरा सिस्टम ही कैपिटलिज्म के ऊपर डिजाइन हुआ है। जो कैपिटलिज्म आया तो ये पूरा सिस्टम उसी के हिसाब से डिजाइन हो गया। अब पॉलिटिक्स ले लो। पॉलिटिक्स में अगर वोट आज के दौर पे इलेक्शन लड़ना तो कितने करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो क्या एक गरीब इंसान आज जो है वो कोई मिनिस्टर बन सकता है, वो कोई इलेक्शन जीत सकता है, क्या वो एमएलए बन सकता है? आप खुद ही सोचो कि रियलिटी में एक गरीब इंसान, मजदूर, क्या आज के दौर में क्योंकि इतना कंपटीशन है, वो कहाँ से पब्लिसिटी, वो कंपेन कहाँ से करेगा, इलेक्टोरल कंपेन, वो कहाँ से पैसे लाएगा? ठीक है। तो ये पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म पे ही बेस्ड है। आज जितने ज़्यादा क्या है कि आज लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है। और इस पैसे के जब वो दे रहे हैं तो बदले में वो पॉलिटिक्स वाले जो हैं, पॉलिटिशियन है, वो इनकी फर्दर जो पॉलिसीज़ हैं वो कैपिटलिस्ट के लिए, इनके फेवर के लिए काम करेंगे, इन्हीं को सपोर्ट करें। तो पॉलिटिक्स भी फर्दर कैपिटलिज्म के इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगी। तो लेबर लॉज, लेबर रिफॉर्म लाने में वो गवर्नमेंट जो है वो कम काम करेंगी, ज़्यादातर ऐसे काम करेंगे जो इन कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को जो है फेवर करेंगे। मीडिया भी ले लो तो मीडिया भी कभी आपको ऐसी खबर नहीं दिखाएगा जिसमें कोई कैपिटलिस्ट सिस्टम का फेलियर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कोई वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है, ऐसी खबरें वो ज़्यादा नहीं फैलाएगा, ठीक है। वो भी ज़्यादा ऐसी खबरें फैलाएगा जिनमें वर्क कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट है, ठीक है। मीडिया क्यों भी, क्योंकि मीडिया भी रन कर रही है किसके पैसे पे, कैपिटलिस्ट के पैसे पे, ठीक है। तो आप देख लो कि जितना ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा कैपिटलिज्म इन द सेंस, यहाँ पे मैं कैपिटलिज्म ले रहा हूँ। इसी तरीके से जब यहाँ पे फ्यूडलिज्म होगा ना, तो यहाँ का जो सिस्टम होगा पूरा, वो यहाँ पे फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से सुपर स्ट्रक्चर जो है, मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर किया कि वो कार्ल मार्क्स कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ही सुपर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, और सुपर स्ट्रक्चर इन रिटर्न बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो प्रोसेस है इस थ्योरी का, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, वो है डायलेक्टिकल रिलेशन बिटवीन फोर्सेस ऑफ एंड रिलेशंस ऑफ प्रोटेक्शन। जो ये फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन है और रिलेशंस ऑफ प्रोटेक्शन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उनमें डायलेक्टिकल रिलेशन है। तो डायलेक्टिक वाली वीडियो भी आप देख लेना। डायलेक्टिकल रिलेशन मतलब कंफ्लिक्ट वाला रिलेशन है, इनमें भी आपस में कंफ्लिक्ट होती है। तो हमने बात की थी जब व्हेन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज, जब हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज होगी तो ये डिमांड करती है कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज हो, ठीक है। एज द एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्राडिक्टरी टू दीज न्यू फॉर्म्स, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स थे पहले, ठीक है, और टेनेंट्स थे, ये फ्यूडलिज्म में था। अब जब चेंजेस आ रही, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, फैक्ट्री सिस्टम आ रहा है, न्यू न्यू मशीन्स आ रही हैं, तो टेनेंट्स तो चाहेंगे कि वो क्या करें, वो फैक्ट्री में जाके काम करने, वहाँ तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे एज ए वर्कर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ उगाने जो आपको क्राफ्ट्स वगैरह का शेयर मिल रहा है, तो वहाँ आपको मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा ज़्यादा। तो टेनेंट्स तो चाहेंगे कि वो कैपिटलिस्ट की फैक्ट्रीज में जाके वर्कर्स बन जाएं, लेकिन लॉर्ड कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ये टेनेंट्स वहां चले जाएं वर्क, वरना इनकी ज़मीनों का क्या होगा, हल कौन जोतेगा, ठीक है। तो एक कन्फ्लिक्ट है ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में एक कन्फ्लिक्ट आ रही है। लैंड लॉर्ड्स अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड लॉर्ड जो शुरू शुरू में कैपिटलिज्म आ रहा था तो लैंड लॉर्ड्स उसके खिलाफ थे, ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो फेवर में थे, ठीक है। और इसलिए क्या हुआ कि वहां पे कन्फ्लिक्ट आई और रेवोल्यूशन आया। दस टू टाइप्स, और दो टाइप के कंट्राडिक्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में। यानी जो जो ये मैंने बात की कि जब न्यू फोर्सेस आई तो एक क्लास तो ज्वाइन करना चाहती, एक नहीं ज्वाइन करना चाहती, तो इस रिलेशंस में और फोर्सेस में। और दूसरा आ गया ओल्ड क्लास में और न्यू क्लास में। ओल्ड क्लास यानी लैंड लॉर्ड्स में और कैपिटलिस्ट में, ठीक है। लैंड लॉर्ड्स चेंज नहीं होने देना चाहते, वो कंजर्वेटिव हैं, और कैपिटलिस्ट जो हैं वो न्यू क्लास है, ठीक है, वो जो है वो रेवोल्यूशनरी क्लास है। तो उनमें
कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन की बात हुई, डायलेक्टिक्स की बात भी करता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की भी। तो ये पूरे स्टेप बता रहा है हिस्टोरिकल मटेरियल में चेंज कैसे आती है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आप जो है पॉइंट्स वाइज मेंशन कर देना। फिर आ गया रेवोल्यूशन। तो कार्ल मार्क्स का मैंने पहले ही बात किया, वो क्वालिटेटिव चेंज की बात करता है। रेवोल्यूशन मतलब पूरा, देखिए फ्यूडलिज्म में ऐसे भी तो छोटी मोटी चेंजेस तो आती रहेंगी, कैपिटलिज्म में छोटी मोटी चेंजेस तो आ रही हैं। जैसे कैपिटलिज्म में पहले ट्रेड यूनियन के राइट्स नहीं थे, अब आगे वोटिंग राइट्स नहीं थे, अब आगे। तो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ। जो मेन स्ट्रक्चर है ना, उसका मेन स्ट्रक्चर, उसका कंसेप्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जब चेंज होगा वो कब होगा, जब रेवोल्यूशन आएगा, यानी जब कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी। जब कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात होगी कि प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, सिर्फ सब लोगों की प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो वो बात होती है कम्युनिज्म में। तो तब कम्युनिज्म आएगा। तो ये चीज़ वो क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, ये जो विद इन कैपिटलिज्म चेंज हो रही थी वो क्वांटिटेटिव चेंज थी, और जो कैपिटलिज्म से एकदम कम्युनिज्म में पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला, तो ये क्वालिटेटिव चेंज है। और कार्ल मार्क्स कहता है ये क्वालिटेटिव चेंज वाली, ये मैंने पहले भी डायलेक्टिकल वाली वीडियो देख लो, उसमें बताया हुआ ये कि क्वालिटेटिव चेंज सडन होती है, एकदम से आती है, और ये रेवोल्यूशनरी होती है, रेवोल्यूशन से ही आएगी। ठीक है, वही बात लिखिए, क्वालिटेटिव चेंज टेक्स प्लेस व्हेन रेवोल्यूशन अकर्स। क्वालिटेटिव चेंज जो है पूरे स्ट्रक्चर में तभी होगी जब रेवोल्यूशन आएगा, ये कार्ल मार्क्स बोलता है। और रेवोल्यूशन बोलता है कि नेसेसरी है फॉर सोशल चेंज, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, एक स्टेज से दूसरे स्टेज के लाने के लिए रेवोल्यूशन का लाना ज़रूरी है, वरना सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो एग्जाम्पल फ्रांस, जब कैपिटलिस्टिक रिलेशंस वहाँ पे मैच्योर हो गए, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। ठीक है, जब वहाँ पे कैपिटलिस्टिक रिलेशंस बन रहे थे, वहाँ पे पहले फ्यूडलिज्म था, तो एक कन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, लैंड लॉर्ड्स में और इंडस्ट्रियलिस्ट में, और वर्कर्स भी चाहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्वाइन करना, तो वहाँ पे एक रेवोल्यूशन वहाँ पे आया और कैपिटलिज्म वहाँ पे इमर्ज हुआ, फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। फिर रशिया में आप देख लो, उन वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, और रेवोल्यूशन के बाद जाके वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन के बाद, तो रेवोल्यूशन आ रहा है, रशियन रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिज्म आ गया, कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म वाला रेवोल्यूशन ये आ गया, और ये मान लो फ्यूडलिज्म टू, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, ये एग्जांपल आ गई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट था, यही है सब कुछ। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे जब क्वेश्चन आएगा तो यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बात करेंगे, वो 5 के 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन इन डिटेल पढ़ेंगे, कैसे चेंजेस आई, क्यों चेंजेस आई, वो पढ़ेंगे। कंसेप्ट यही यूज़ होंगे, खाली फैक्ट्स बदलेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते और देखते भी नहीं पूरा, तो पूरी देखो, और सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको अगर अच्छी लगती है तो जो भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह कोलीग्स हैं तो उनको भी बताओ इस वीडियोज़ के बारे में, कि वो भी देखें। तो शुक्रिया।